हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और हमारी जो क्लासेस परसेंटेज की चल रही थी उसके आपके लगभग काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, 14-15 पार्ट्स बन चुके हैं। और अब अभी तक हमने टॉपिक वाइज हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, यानी क्वेश्चन के हमने कुछ टॉपिक्स बना लिए जिससे कि हमें पता हो कि यार ये वाले टॉपिक्स में ये चीज़ें चलती हैं। आप कंटिन्यू देख ही रहे हैं जैसा लग रहा है, और क्वेश्चंस भी मेरे पास बच्चे भेज रहे हैं जो उनसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। आज वाली क्लास में हमने जो भी अब तक टॉपिक करा है उसके मिक्स क्वेश्चन करेंगे, थोड़े से लेवल बढ़ाकर, थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर। कुछ क्वेरीज होती हैं कहाँ पर वो जो बेसिक 1 2 3 4 कई बार ऐसी जगह लग नहीं पाता, उसका भी आपको ध्यान रखना होता है। तो आज वाली क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज वाली क्लास में मैंने टॉपिक को नाम दे रखा है कि आपके पास मिक्स बेस है ये, यानी मिक्स क्वेश्चन बेस ऑन परसेंटेज। पार्ट 1 है ये, और इस हिसाब से हम इसके क्वेश्चन करते हैं। कल एक पार्ट 2 करेंगे और फिर पाई ग्राफ करेंगे। आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखो, आपको पढ़ना है क्वेश्चन को या स्क्रीनशॉट लेना है। आप अपने रजिस्टर अपने हाथ में रखें, पेन अपने हाथ में रखें, और फिर उसका आप आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे कि पता चल जाए कितना आपका एरर आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। तो देखो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो मिक्स बेस है, आपको सोचना है, समझना है कि आपका क्या हिसाब किताब इसमें रहेगा। द कॉस्ट ऑफ अ कार इज 400% greater than the cost of bike. Okay, if there is an increase in the cost of car is 15%, the bike is 20%, then the total increase in the cost of 5 car 10 bikes. क्वेश्चन बोल रहा है एक कार की लागत बाइक से 400% अधिक है। यदि कार की लागत में 15% की वृद्धि हो जाए, बाइक की लागत में 20% की वृद्धि हो जाए, तब 5 कार और 10 बाइक की लागत में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपको ये करना है। पॉज करें। अब आप इस यहां तक पहुंच चुके हैं कि ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें। पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन है सारे, और आपको ये सॉल्व करना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इनको सॉल्व कर पाते हैं, और पॉज करें और फिर सॉल्व करें। क्लियर है? तो देखें बच्चे, क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपको देखना है कि 400% को विदाउट परसेंट अगर अपन बोले तो 4/1 बोला जाएगा। यानी अपनी जो बाइक की कीमत है 1 रेशो में है, और कार की कीमत ज्यादा है। ये देखना, 4 नहीं लिखना है, यहां पर लिख रखा है कार की लागत बाइक की लागत से 400% अधिक है, यानी कार की लागत है 5। एक्स लगा देते हैं जिससे कि कोई वैल्यू अपन फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? सबसे पहला ये स्टेप। यहां पर आप देख लें कि आपने कोई गड़बड़ करी है या नहीं। कुछ बच्चे जो बेसिक गलती कर लेते हैं वो यहां पर जहां पर 5x लिखा हुआ है वहां पर कर देते हैं 4x। आपको ध्यान रखना है कि कार की जो लागत है, क्वेश्चन में अगर आप देखोगे, कार की जो लागत है बाइक की लागत से 400% अधिक है। मैंने बेसिक में सिखा है, बेसिक 1 में अधिक है तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। क्लियर? ऐसा नहीं कि 4 आप ले लो, ऐसा कहीं नहीं लिख रखा कि कार की लागत बाइक की लागत की 400% है, तब तो 4 लेना है। 400% है, 400% अधिक है तो आपको 5 करना है, 4 में 1 जोड़ना है। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला आपका कुछ बच्चों का डाउट होगा या कुछ एरर आपका यहां पर आया होगा। तो ये चीज हो गई। क्लियर है? यहां पर फिर आगे मैं बढ़ रहा हूं। यदि कार की लागत 15% बढ़ जाए, अगर कार की लागत 15% बढ़ जाए तो अब कार कितने की आएगी? 5 का 15% अगर आप निकालते हो तो 75 आएगी। तो अब आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये। क्लियर है? आ रही बात समझ में कि आपकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5.75। क्लियर है भाई? आपके पास अगर 20% होगी तो एक 6 हो जाती है, तो ये 15% है। और जो अपने बाइक की लागत 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई है, तो इसका 20% अगर अपन निकालें
तो अपने पास 0.2 आएगा, तो अपने बाइक की लागत क्या हो गई, ये हो गई, ये बढ़ने के बाद हो गई। अब है कि हमारे पास बाइक और कार की जो संख्या है वो अलग अलग है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हमारे पास 5 और 10 कार हैं। तो सबसे पहले तो अपने पास स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं तो 5x की एक कार है, तो 5 कार कितने की होंगी, आप बोलोगे 25x की, 5 ही कार के बारे में बोल रहा है। और 10 बाइक है, एक बाइक अगर x की है तो बाइक कितने की होंगी, 10x की। ये तो पहले प्रारंभिक वाली चीज हो गई, यानी टोटल अपने पास उस टाइम इन बाइकों को खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा था, 35x स्टार्टिंग में, जब रेट नहीं बढ़ी थी। अब रेट बढ़ गई है, क्लियर है। अब एक बाइक पड़ेगी 1.2x की, और हमारे पास कितनी है, 10 बाइक, तो यहां पर अपने पास आ जाएगा, क्लियर है, 12x। और हमारे पास 5 कार हैं, 5 अगर कार हैं तो इस वाली चीज से मल्टीप्लाई करें 5.75 से 5 को, तो ये 25, 25 का यहां पर 35 और 37, और ये अपने पास हो जाएगा ये। इसका मतलब अब हमारे पास आएगा जो टोटल हमारा जो खर्चा आएगा वो आएगा 40.75x। आप मुझे बताओ कितना वृद्धि हुई है, तो आप देखोगे कि वृद्धि कितनी हुई है, 5.75। तो वृद्धि को आप निकाल लो ओरिजिनल रेट पर उन सभी की, और ओरिजिनल रेट है अपने पास 35, इंटू 100 कर लो, और पॉइंट हटा दो, ये 2 जीरो गायब हो जाएंगे। यहां पर आप 5 से भाग करके देख लो, 5 से भाग कर लो तो यहां पर 7 आ जाएगा, 5 से कर लोगे तो 1 आ जाएगा, 1 के बाद फिर आपके पास 1 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। और 112 को 7 से अगर अपन भाग करवाते हैं तो अपने पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, 442 आ गया, ओके। और 42 को अगर अपन देखें तो 1 आया, और 42 का अपने पास हो गया 6। तो अपने पास जो ऑप्शन आ रहा है वो और अभी भाग जाएगा, 16 से समथिंग आ रहा है, तो ऑप्शन में देखना 16 से 3 और आ जाएगा, क्लियर है। तो 16 से 3/7 अपना आंसर आ जाएगा जब आप भाग करके देख लोगे। 5 आ गया, 1 आ गया, और ये 5, ये सारा 115 आएगा भाई। 115 का जब हम 7 से भाग देंगे तो अपने पास 3 शेषफल बच जाएगा, तो 16 से 3/7 आपका आंसर आएगा। मैं एक बार फिर समझा देता हूं आपको इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के आते हैं क्वेश्चन कि सबसे जो मिस्टेक जो सबसे पहला बच्चा करेगा जहां पर संभावना है वो ये है कि वो 400% अधिक को इतना लाइटली लेता है कि 1 और 4 लिख देता है, जबकि आपको लिखना है 400% अधिक यानी 5x। कार और बाइक का हो गया। अब रेट अपनी बढ़ गई है, एक में 15% बढ़ा है और एक में कितना बढ़ा है, 20% बढ़ा है। तो अब जो बाइक एक अगर आप खरीदोगे तो 1.2x की आएगी, और एक कार खरीदोगे तो 5.75x का आएगा। हमने 10 बाइक पहले भी खरीदी थी, तो यानी 10 बाइक का हिसाब है, 10 बाइक अगर हम खरीदते पहले वाली रेट में तो 10x, और 5 कार खरीदते पहले वाली रेट में तो 25x, टोटल पहले वाले का खर्चा कितना होता, 35x। अब बढ़ी हुई कीमत में अगर हम 10 बाइक खरीदें तो 12x, और बढ़ी हुई कीमत में अगर हम 5 कार खरीदें तो 28.75x। इस तरह हमारा अब खर्चा आएगा 40.257x। तो कितना बढ़ गया, 5.75 बढ़ गया। 5.75 को 35 वाले प्रीवियस रेट वाले से भाग कराकर परसेंटेज पता लगा लें, और अपना आंसर 16 से 3/7, ये 16 से 3/7 वाला आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन अपना आंसर सही है। कितने बच्चों का सही है, कितने बच्चों का गलत है, वो देखते चले जाएं। अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं आप, और थोड़े से हटकर क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले जो कम देखे हैं वो वाला क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी। अब देखो कोई कोई फार्मूला ट्रिक की जरूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन हुआ है, और आराम से ये विद इन 1 मिनट हो सकता है। ये एसएससी मेंस के जो सीजीएल मेंस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था, और आसानी से किया जा सकता है, क्लियर है। ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा समय लगेगा, लेकिन आपको ज्यादा फॉर्मूले बेस्ड मैथ पर नहीं जाना, आपको बेसिक कंसेप्ट को समझना है, क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर इज 2000% ग्रेटर देन द नंबर इटसेल्फ। संख्या से, जो खुद की संख्या से जो उसका स्क्वायर है वो 2000% बड़ा है, अधिक है, देन द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन से करना। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा किससे करना है? ऑप्शन से करना, कोई झंझट नहीं बना। पहले तो ये मुझे बता दो कि इनमें कौन सा आपको परफेक्ट स्क्वायर लग रहा है। परफेक्ट स्क्वायर तो आपको पता चल जाएगा, ये क्लियर है। ये किसका स्क्वायर है आपको देखना है, आपको ऑप्शन से चेक कर लेना कौन है। ये किसका स्क्वायर है? आप बोलोगे 21 का। अब मुझे बताओ ये 21 से कितना बड़ा है? तो आप बोलोगे 220 बड़ा है। माइनस कर दें 21, 220 बड़ा है। अगर ये 220 बड़ा है, क्योंकि यहां पर ग्रेटर बोल रहा है, तो 21 का ये कितना प्रतिशत है आपको बताना है। क्लियर है कि ये जो आया है अपने पास 21 का कितना परसेंट है। तो अपने पास 220, देखो इधर, यहां पर ये 21 वो संख्या है जिसका स्क्वायर ये है। आ रही बात समझ में? वैसे ये कितना परसेंट बड़ा है? 200% बड़ा है। आपको ये चेक करना है कि 2000% बड़ा है या नहीं है। तो आप देखो कि एक सकारात्मक संख्या का वर्ग 2000% बड़ा है या नहीं है। अगर आपका ये तो संख्या है और ये उसका क्या है? स्क्वायर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 441 अपने पास इससे कितना बड़ा है, तो आप बोलोगे माइनस कर दो 420। 420 बड़ा है, किससे बड़ा है? 21 से बड़ा है। तो 21 के आधार पर 420 का अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा? 2000% आ जाएगा। इसलिए सी अपना ऑप्शन है। कभी भी स्क्वायर का टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस तरह ऑप्शन, सबसे सरल इसका तरीका है, ऑप्शन से आपको यूज करना है। क्लियर है? आगे बढ़े। स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन आपका है और कितने बच्चे इसको सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन में इंग्लिश में बोल देता हूं। 80% of smaller number is 4 less than 40% of larger number. The larger number is 85 more than the smaller number. The sum of these two number आपको बताना है। क्लियर है? सम ऑफ दीज टू नंबर्स आपको बताना है। पॉज करें, क्वेश्चन करें। आपको क्वेश्चन अगर अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि किसी और बच्चों से भी कराना चाहिए तो आप उसको वहां पर सेंड करें, देखें कि उनके आंसर भी आपकी तरह आंसर आते हैं या नहीं आते हैं। क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन है, घुमाया जा सकता है इधर उधर, आपके जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं वहां पर ये क्वेश्चन को डाला जा सकता है। सरल क्वेश्चन है लेकिन काफी बच्चे इसको कर नहीं पाते या उन्होंने क्लासरूम कोचिंग में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं करे, बस और कुछ नहीं है। क्लियर है? वो सरल। तो एक बार आप पॉज करके करें और फिर चेक करें। तो देखें बच्चों, अपन मान लेते हैं कि जो स्मॉलर संख्या है उसको x मान लें और जो लार्जर संख्या है, जो नंबर है, उसको y मान लेते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन बोल रहा है कि छोटी संख्या का 80% बड़ी संख्या के 40% से 4 कम है। बड़ी संख्या के 40% से 4 कम है। हिंदी में देख लेना, गूगल ट्रांसलेट है। तो 0.8x, ये 4 कम है, ये 4 0.8x 4 कम है तो 4 आप इसमें जोड़ दो। ये बराबर हो जाएगा किसके? 0.4y के। क्लियर है? ये कम है तो बराबर निशान लगाने के लिए अपन ने क्या कर दिया? 0.4y में इधर की तरफ ये जोड़ दिया, जैसे इक्वेशन बराबर हो जाए। क्योंकि कम है तो जोड़कर बनेगी, नहीं तो आप इधर ले जा सकते हो, इधर माइनस कर दो, एक ही बात है। क्लियर है? इक्वेशन एक बन गई हमारे पास। और एक इक्वेशन आपको बता रखी है, इसको थोड़ा सा इधर ले लें कि 0.4y माइनस 0.8x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गई। एक इक्वेशन दे रखी है कि y जो है वो बड़ा है, और कितना बड़ा है अपने पास? 85। तो आप ये भी बोल सकते हो कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 85। क्लियर है? अब दो इक्वेशन हो गई, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। अब इसको शायद आप सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले तो इनके पॉइंट हटा देते हैं।
ये पॉइंट हट जाएगा अपने पास, दोनों के पॉइंट हो गए, यहाँ पर 10 लगा दिया। अब इक्वेशन या तो बैलेंस कर लें, बैलेंस करने के लिए मेरे को सबसे पहले मैं कर देता हूँ नीचे वाली इक्वेशन को, या तो आप करो 4 से मल्टीप्लाई करके y हट सकता है, क्लियर है, या फिर आप किसी भी जो भी आपको सही तरीका लग रहा है उससे आप सॉल्व करके जो दोनों का योगफल आपको निकालना पड़ेगा, देख लेना आप। तो यहाँ पर मैं बैलेंस कर देता हूँ सबसे पहले कि इन दोनों संख्याओं का अपने पास एक तो हो गया लार्जर हो गया, मैंने क्या करा है एक बार यहाँ पर लेके इधर गया तो y आ गया, और ये आ गया अपने पास ये, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 4y 4x इजिकल टू अपने पास आ जाएगा 4 का 20 और ये 4 का 32 34। इक्वेशन को मैं माइनस कर रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और अपने पास इक्वेशन को मेरे पास है ये दोनों हैं, फिर माइनस है, फिर ऐड कर देता हूँ, क्लियर। ऐड करने पर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4x, और यहाँ पर हो जाएगा 300 माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 28 यानी 7 का 28 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा, यानी x अपने पास आ जाएगा 45, क्लियर है। तो y अगर आपको बनाना है तो आपको 85 इसमें जोड़ना है, 85 अगर अपन जोड़ देंगे तो अपने पास आ जाएगा ये, देखो कैलकुलेशन सही है। और फिर आपको इन दोनों का योगफल बताना है, तो ये इन दोनों का जो योगफल आ जाएगा वो ये आ जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपना आंसर है, क्लियर है, सॉरी 235 आंसर है ये वाला। ऑप्शन देख लेना एक बार, मैं वापस चेक कर रहा हूँ, 235 है या 335 है, कहीं करेक्शन करना पड़ेगा, एक बार देख लें कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो गई हो। आपसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योगफल, आपको ये स्टेप समझ आ गया होगा, देखते जाएं भाई, ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया कैसे लिखा हुआ है, फिर आपको ये स्टेप समझ आ गया, पॉइंट हटाए मैंने इसमें दूसरे वाले में ब्लू में जो दे रखा है, और यहाँ पर पॉइंट हटा दिया तो 4 की जगह अपने पास 40 आ जाएगा। यहाँ पर x माइनस वाई क्वेश्चन में ही दे रखा था, जो बड़ी संख्या है छोटी संख्या से 85 अधिक है, तो आपने ये लिख दिया। इक्वेशन को बैलेंस करा, बैलेंस करने पर 4 से आपने नीचे वाली इक्वेशन इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करा है, तो 4x 4y, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये अपने पास 340 आ गया। फिर आपने क्या करा, इक्वेशन को माइनस करा, तो ये प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो अपने पास पहले से प्लस 4 था यहाँ पर माइनस का 4 बचा, और यहाँ पर अपने पास 40 में से ये गया तो 300 बचा माइनस का, और यहाँ पर x की वैल्यू अपने पास आ गई 75। x की वैल्यू अगर अपने पास 75 है, और 75 में मेरे को अब क्या जोड़ना है भाई, 75 में मैं अगर 85 अगर जोड़ता हूँ तो मेरे पास 160 आता है, और 160 को 75 में जोड़ता हूँ तो अपने पास जो आता है वो अपने पास आ जाता है 12 हाँ ये 235 आएगा, ओके 235 अपने पास आंसर है, 235 आपको चूज करना है, क्लियर है। टोटलिंग में देखो 235 आपके पास आएगा, और ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। और उतार लें जो भी बच्चे इसको करना चाहें, इक्वेशन बना के कराया हमने, बिल्कुल सीधी x प्लस वाई वाली और x माइनस वाली जो इक्वेशन होती है उस आधार पर ये क्वेश्चन कराया। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डाला है, क्लियर है। काफी बार ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है एग्जाम लेवल पर, और तो इसलिए आपको ये भी क्वेश्चन करना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, ये काफी बार आएगा, कई 8 बार, बस इक्वेशन बनाने आने चाहिए, क्लियर है। वैसे इसके बाद हमारी जो अगला जो क्लास होगा वो मैं बैंक के लिए बना रहा हूँ, और कोऑर्डिनेट इक्वेशन उसमें चलेगी, तो जिन बच्चों को ये इक्वेशंस बनानी नहीं आती या सॉल्व करनी नहीं आती वो उस क्लास को जरूर देखें, बेसिक वो बैंक के लिए होगा, आरआरबी एसबीआई आपके आईबीपीएस पीओ क्लर्क के लिए, तो उनके लिए आपके पास होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन, क्लियर है। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन है, एक संख्या x को गलती से 10 से गुणा करने की बजाय 10 से भाग किया जाता तो परिणाम में कितना प्रतिशत की त्रुटि आती। यानी अ नंबर इज मिस्टेकली, अगर 10 से एक x नंबर है, मिस्टेकली डिवाइड कर दिया गया बाय 10, जबकि उसे करना चाहिए था 10 से मल्टीप्लाई। एक x संख्या को गलती से 10 से गुणा करने की बजाय भाग कर दिया गया, यानी संख्या आपकी x है, आपका जो रिजल्ट आया है वो ये है, ये गलत रिजल्ट है। जबकि सही रिजल्ट क्या था कि x को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना था। क्लियर है? यानी सही रिजल्ट आना चाहिए था 10x, जबकि गलत रिजल्ट आया है। गलत रिजल्ट कितना आया है? x बाय 10, ये गलत रिजल्ट आया। तो हमारे जो एरर कितना आया, तो आप बोलो कि सही में से पता लगा लेते हैं कि कितना गलत आया है, कितने प्रतिशत गलत हुआ है हमारा, कितना हमारा एक्स्ट्रा कम हुआ है। तो आपको ये देखना है प्लस या माइनस। तो यहां पर अपने पास 100x आ जाएगा, ये x आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा। यहां पर आप बोल सकते हो एक x जाए तो 99x अपॉन 10, ये हमारा एरर आया है। और एरर हमेशा आपको ध्यान रखना है सही आंसर पे निकालना होता है, जो सही होता है। ये हमारा एरर है, किस पे निकालोगे? 10x पर। और परसेंटेज का निशान लगाने के लिए 100, x से x कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 99% कमी आई है, जो अपना रिजल्ट है कम आया है, 99% कम। तो आपका आंसर होगा 99% कम। ओके, 99% कम आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखें छठा क्वेश्चन, मेरा वेतन 10,000 से बढ़कर 16,000 हो गया, इसके साथ ही आयकर की दर 37.5% कम हो गई, इसलिए मेरे द्वारा भुगतान किया गया आयकर पहले जितना ही है, यानी स्थिर है। तो मेरे द्वारा भुगतान किया गया आयकर बताएं, या आयकर का मूल बताएं कि मैं कितना आयकर देता हूं। दोनों स्थितियों में आयकर मैंने पहले भी उतना ही दिया है, अब भी उतना ही दिया है। एक बार इस क्वेश्चन को करके देखें, पॉज करें और करके देखें कि आपका आंसर क्या आएगा। चेक करें। देखो 37.5% है, यानी 3/8। क्लियर है? यहां पर पहले वाली तनख्वाह दे रखी है और अब वाली तनख्वाह दे रखी है। कई लोग ये समझते हैं कि हम इसको किससे कर लें, बेसिक 3 से कर लें, लेकिन बेसिक 3 यहां अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों अप्लाई नहीं हो सकता? आप नो डाउट क्या दे रहे हो भाई, कर दोनों स्थितियों में बराबर दे रहे हो। आपकी पहली तनख्वाह भी आपको पता है, अब वाली तनख्वाह भी पता है। आपसे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पहले अगर आप 8 दे रहे थे, क्या बोलते हैं, टैक्स, पहले अगर हम 8 टैक्स दे रहे थे, तो आज जो हमारा टैक्स होगा प्रेजेंट वाला, वो होगा 5, कम हुआ है ना। लेकिन कोई ये थोड़ी बता सकता है कि आप कितना टैक्स दे रहे थे। टैक्स आपको अगर ये डाटा मिल जाए कि पहले आप 20% या 20% टैक्स देते थे, अब टैक्स की दर 37.5% बढ़ गई है, तो आंसर निकाला जा सकता है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि ये 37.5% जो बढ़ा है किस पर बढ़ा है, पहले कितना टैक्स, कितना परसेंट टैक्स लग रहा था, 10 लग रहा था, 20 लग रहा था, 30 लग रहा था, तब तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्लियर? तब तो ये डाटा पूरा आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई आपको ये नहीं बताए कि प्रारंभ में आपका टैक्स परसेंटेज कितना था, वो अगर नहीं दे रखा और सिर्फ इतना बोल रखा है 37.5% बढ़ गया, अब वो 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम ये बता पाए कि पहले टैक्स कितना दे रहे थे पैसे वाइज, और अब कितना टैक्स दे रहे हैं वैल्यू वाइज। आप इसमें कुछ भी नहीं बता सकते, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपको इसका आंसर देना है, कैन नॉट बी डिटरमाइन। क्लियर है? कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये आपका होगा। आगे चलते हैं।
तो थोड़ा सा ध्यान रखना हर जगह बेसिक, ये इसलिए ये क्वेश्चन दिए चुनिंदा कि आपकी अगर कोई गलती हो रही है, क्वेश्चन आपको लगे कि वैसा का वैसा ही है, तो थोड़ा सा सावधानी से क्वेश्चन को किया जाए। अब आपकी स्क्रीन पर ये है क्वेश्चन, राम्स फैमिली द रेशियो ऑफ expense to the saving is 5:7, sorry 5:3, the but his expense is increased by 60%, income is increased by 25%, that they are detected in the rupees 3500 of saving। एक राम के परिवार के जो खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है, उसके खर्च में 60% की वृद्धि हुई, उसके आय में 25% की वृद्धि हुई, इस प्रकार उसकी बचत में 3500 की कमी आई। तो परिवार की बढ़ी हुई आय का पता लगाएं। क्लियर है? एक बार करें, जो भी आपका है, जो भी आपका हिसाब है इसको। ये वाला जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस में आया है, तो थोड़ा सा धैर्य से रखें। ये एक बार रिपीट भी हुआ है सीपीओ के अंदर। क्लियर है? और देखें कि आप क्या आंसर निकालते हैं। पॉज करके एक बार देख लें। देखें बच्चों कि कैसे निकालना है। देखो, एक है आय, एक है खर्च और एक है बचत। आपको दे रखा है खर्च और बचत का अनुपात, यहां पर मैं x लगा रहा हूं, तो आय कितनी हो जाएगी प्रारंभिक वाली 8x। क्लियर है? अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो आय है वो 25% बढ़ गई। अगर 8x का 25% बढ़ जाए तो 2 बढ़ जाता है, तो अब तनख्वाह कितनी मिल रही है 2x 10x। जो आपकी क्या बोलते हैं खर्च है वो भी 60% बढ़ गया। 60% मतलब 3/5। तो अब आपकी जो खर्च है वो है 8x, इसका निकाल लें। तो अगर टोटल तनख्वाह 10x है आज की, खर्चा आपका 8x है, तो बचत कितनी होगी 2x। इन दोनों का टोटल ही तो होना चाहिए 10x। क्लियर है? तो बचत में कमी आई, कितनी कमी आई x की कमी आई, और इस x को कितना बता रखा है 3500 बता रखा है। आपको बताना है 10x की वैल्यू, बढ़ी हुई i की वैल्यू बतानी है, तो 10 को यहां पर x की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो पास 35,000 बढ़ी हुई आय आ जाएगी 35,000। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और आपने इसको करा होगा। क्लियर है? नहीं समझ आया तो इसका कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, बच्चों जैसा क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज ऐसी है कि थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करेगी कि चलते चलते नहीं हो रहा कि ये रूटीन क्वेश्चन की तरह आपने इसको कराओ। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है मजेदार, और मैं आपको बोलता हूं कि इस क्वेश्चन को आप पॉज करें, सॉल्व करें, और लोगों से कराएं, जो भी है उनसे कराएं, और देखें कि आपका क्या आंसर आता है। क्लियर है? पॉज करके करें जरूर इसको। मैं एक क्वेश्चन बोल देता हूं। एवरी डे ए मैंगो सेलर सेल्स हाफ ऑफ हिज स्टॉक, 10% of stock overnight get spoiled. If 1983 mangoes spoiled in 3 nights, then how many did he start on the first day? हर दिन एक आम विक्रेता अपनी आधी बिक्री करता है, जो भी स्टॉक है उसकी आधी बिक्री करता है। रात भर में स्टॉक का 10% आम खराब हो जाता है। यदि 1983 आम 3 रात में खराब हो गए हों, तो पहले दिन उसने कितने आमों से शुरुआत करी थी? क्लियर है? ये मैंने इसको बोल दिया। अब आप पॉज करें, बहुत शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे करेंगे। मैं इस क्वेश्चन को मान लें कि भाई जो भी इस बच्चे को करेगा उसको बहुत अच्छा हिसाब किताब लैंग्वेज समझने का आता है। तो देखें, तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए धैर्य से इस क्वेश्चन को करते हैं। एक तो बना लेते हैं स्टॉक, ये हो गया अपना स्टॉक। एक बना लेते हैं सेल, ये जो सेल कर दिया। क्लियर? एक बना लेते हैं रिमेन, बचा हुआ। एक बना लेते हैं जो खराब हो जाता है, जो अपने पास खराब हो जाता है उसको बोल देते हैं। क्लियर? ऐसा कर लेते हैं। अपन मान लेते हैं कि ये 3 दिन का हिसाब अपन को पता लगाना है।
पहले दिन x आम थे, सेल कितने होंगे 0.5x, आधे सेल करने। क्लियर है? तो अपने पास रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 5x अगर बेच दिया है तो 5x बच जाएगा 0.5x। इसमें से 10% अपने पास खराब हो गए। 10% अगर अपने पास खराब हो गए तो वो 10% कितना होता है, तो आप बोलोगे इसका अगर अपन 10% निकालें तो 0.05। क्लियर है? 0.05 आपके खराब हो गए। आ रही बात समझ में? 5x में से 0.05 यानी हर बार कितने रात को खराब हो जाते हैं 10%। 5 का अगर 10% अगर आप निकालते हो, 10 का 1 होता है तो 5 का कितना होता है, आधा होता है। एक बार देख ले निकाल के, कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो 0.5 का अगर अपन 1% निकालें, 10% निकालें, पॉइंट हटा दिया मैंने, तो यहां पर अपने पास 0.05 अपने पास आ जाएगा। और देखें एक बार इसको, देखें कैलकुलेशन वाइज कितना आ रहा है ये। हाँ सही है। क्लियर है? अब ये आपका खराब हो गया। अब अगर आपके पास ये खराब हो गया तो अगले दिन बेचने के लिए 0.45x होगा बेचने के लिए। अब इसका भी अगर अपन आधा बेच दें तो इसमें आधा बेच दें तो 225 आएगा, ये आपने बेच दिया और बचेगा कितना 225x। इसका अगर आप 10% निकालते हो जो खराब हो गया तो 0.225x, एक जीरो ही लगाते जाना है, जैसे 5.5 में एक जीरो लगा दिया, इसमें जीरो लगा दिया। अब ये आपने खराब हो गया। अब मैं कैलकुलेशन करने के लिए बचा कितना माइनस कर देते हैं 0.225x, इसमें से एक जीरो लगा देते हैं जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो यहां पर अपन एक जीरो लगा देते हैं और ये x लिख देते हैं, और इसमें से जो खराब हो गए, बस कैलकुलेशन का ही खेल है कि कैलकुलेशन कैसे आपको करनी है। तो यहां पर अपने पास ये x है, ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 2 है, ये 0 है और ये 2 है। तो आपको बेचने के लिए 202.x मिलेगा। क्लियर? ये बेचने का स्टॉक हो गया। ये वाली चीज मैंने इसमें से माइनस करी है, माइनस। आ रही बात समझ में? अब इसका आपको आधा बेचना है। आधा बेचना है तो 10125x बिकेगा। आधा बेच दिया, आधा आपके पास रिमेनिंग हो गया। क्लियर है? और इसका 10%, इसका 10% तो एक जीरो ही लगानी है, ये बच गया। ये 3 दिन का कार्यक्रम हो गया। अब जितने खराब हुए हैं उनको जोड़ना है। 0.05x, 0.0225x और यहां पर 0.010125x। तो यहां पर देखो कितनी अपने पास संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6। तो कैलकुलेशन को सही करने के लिए यहाँ x को हटाकर मैं सभी में सभी में 6 डिजिट कर लेता हूं जीरो लगाकर, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो यहाँ पर भी 6 अपन डिजिट बना लेते हैं, यहाँ जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये x हो गया। और ये 3 दिन के खराब आमों की कैलकुलेशन है। और 3 दिन में कितने आम खराब हुए हैं वो आपके पास है 1983। x की वैल्यू निकाल ले, 1983 अपॉन 0.082625 और इसको कैलकुलेट कर लोगे पॉइंट हटा उठो के तो अपने पास आ जाएगा 24,000। तो उसके पास 24,000 आम प्रारंभ वाले दिन में थे। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का खेल है, सीधा सीधा कैलकुलेशन का खेल है। आप फिर समझ लो, मैंने एक ऊपर बनाया है स्टॉक, ये बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर मैंने आपको यहाँ पर सेल बताया है, फिर रिमेन बताया, फिर खराब हुए वो बताया। पहले दिन अगर x आम थे तो उसका आधा कितना होता है 0.5x, ये उसने बेचे, बचे कितने 0.5x वो हो गया, और 10% खराब हो गए तो 0.05x। 0.05x को अगर मैं 0.5 से हटाता हूं तो अगले दिन का स्टॉक मिल गया। अगले दिन का भी आधा बेच दिया, आधा अपने पास बच गया, इसका 10% निकाल लिया।
फिर इसको माइनस कर दिया इस वाले में से 0.225 में से 0.225 में से माइनस कर दिया, तो अपने पास ये अगले दिन का स्टॉक है, इसका आधा बेच दिया और आधा अपने पास बच गया। क्लियर है? और ये खराब हो गया। अब ये खराब की संख्या टोटल कर ली यहां पर, और इसको अपने क्वेश्चन कितना बोल रहा है 1983, इसमें एक्स निकाल लिया और वो कितना आ गया 24,000। एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको करना चाहिए। क्लियर है? तो आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, एक आदमी अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा बचाता है ताकि वह 16 महीनों में एक कार खरीद सके। उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो कि वो कार 14 महीने में ही खरीद ले, यानी 14 महीने में ही खरीद ले। फिर इंग्लिश में बोल देता हूं, अ मैन सेव्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ इनकम सो दैट ही कैन परचेज द कार इन 16 मंथ। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग सो दैट ही कैन परचेज द सेम कार इन 14 मंथ। तो ये चीज हो गई कि परचेज पहले 16 महीने में बचत करके 16 महीने में खरीद करने का प्लान था, लेकिन वो चाहता है कि 14 महीने में ही कार मिल जाए, तो कितनी बचत को बढ़ानी होगी। तो पॉज करके आप सॉल्व करें फिर देखें। देखो भाई, सबसे पहले कार की कीमत आपको नहीं पता, तो अपने लेवल पर आप कार की कीमत मान लें। जो मंथ दे रखे हैं 16 और 14, इसका एलसीएम ले लें, या कोई भी आपको ऐसा कुछ याद आ रहा हो जो 16 और इससे कटता है, उससे आप इसको उसका एलसीएम उसकी कीमत मान लें। कुछ भी 100 मान के भी किया जा सकता है। क्लियर है? तो एलसीएम देख लें, तो एलसीएम अपने पास 16 और इसमें एक 7 और लगा लें। क्लियर है? तो ये कार की कीमत मान लेते हैं, अपन मान लेते हैं कार की कीमत 16 इंटू 7 है। ये उसका एलसीएम हो जाएगा। 16 ले लिया और इसमें फिर एक अपन ने 7 रख दिया। क्लियर है? ये कार की कीमत हो गई। क्लियर है? अगर मैं 16 महीने में कार खरीदता हूं तो हर महीने कितना मेरे को सेविंग करनी होगी? आप बोलोगे 7 रुपया। और 14 महीने में अगर मैं चाहता हूं कि 14 महीने में अगर आ जाए, तो मेरे को करनी पड़ेगी 8 रुपया सेविंग। इसलिए 14 का भाग कर दो, 7 से 2 बचता है, 2 को 8 से कर दो। इसलिए ये मैं मल्टीप्लाई नहीं करा, 16 इंटू 7। कई बच्चे इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, आंसर वैसा वाला। लेकिन अगर आप ओपन छोड़ दोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन में फायदा होता है। अब पहले बचत 7 कर रहे थे, अब बचत 8 कर रहे हैं, तो 1 बढ़ा दी। 7 पर 1 बढ़ाना सभी बच्चों को पता होगा। एक तो ये बोल सकते हैं, या फिर पॉइंट में बोल सकते हैं ये वाली चीज। क्लियर है? तो ये इसका आंसर हुआ। क्लियर है? देख लें एक बार, उतार लें। क्लियर है? आज का आखिरी क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन जो आखिरी है कि एक कंपनी एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 7% कमीशन देती है, लेकिन अगर सेल्समैन को 3,000 का निश्चित वेतन पर और 10,000 से ज्यादा की बिक्री पर 4% का कमीशन नियुक्त किया जाए, तो सेल्समैन को दूसरी शर्त से 800 रुपए का फायदा मिलता है, एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो कुल बिक्री आपको बतानी है। क्लियर है? अपन मान लेते, एक बार आप सॉल्व करो, एक बार पॉज करके, फिर इसको अपन देखते हैं। क्लियर? अपन मान लेते हैं कि कुल बिक्री एक्स है। क्लियर? कंडीशन 1 में जो उसका कमीशन होगा एक्स का क्या होगा? 7% होगा। क्लियर? ये पहली कंडीशन हो गई, उसका कमीशन हो गया। आ रही बात समझ में? ये पहली कंडीशन हो गई कि उसको जो कमीशन मिलेगा वो कितना मिलेगा? जो भी कुल बिक्री है उसका 7%। कंडीशन 2 कि उसे 3,000 फिक्स मिल जाए, प्लस एक्स में से 10,000 माइनस कर लें, और इसका उसे मिल जाए 4%। क्लियर? दो तरह का उसके पास कमीशन हो गया। लेकिन पहले और दूसरे वाले में अगर कंपेयर करें
तो यहाँ पर 800 रुपये अधिक मिलते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि ये वाला कमीशन ज़्यादा है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं 3000 प्लस, इसको अपन लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 4x अपॉन 100। इस वाली कंडीशन को सॉल्व कर रहा हूँ और यहाँ पर 100 आ जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? या फिर आप इसे बोल सकते हो 299 ऐसे और 4x प्लस 100, या इसे बोला जा सकता है, या ऐसे रहने दो अभी, ये वाली चीज कमीशन है। क्लियर है? और ये क्या है, ये कमीशन ज्यादा है। कितना ज्यादा है? यहां पर आप देखो कमीशन ज्यादा है, तो यहां पर आप बोल सकते हो कि यहां पर आपको 800 रुपये माइनस कर दो तो बराबर हो जाओगे 7x का 7%। तो मैं 7x अपॉन 100 लिख रहा हूं। ये दोनों चीज बराबर हो जाएंगी कि 100 तो इसमें से माइनस कर दूं, ये तो माइनस करना ही पड़ेगा। क्लियर है? और यहां पर ये माइनस होकर कितना बन जाएगा 2900। यहां पर माइनस 800 कर दूं क्योंकि वो अधिक है एक्स्ट्रा, तो इधर की तरफ मैंने माइनस कर दिया है। अब मेरे को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहां पर और सॉल्व करने के बाद अपने पास 2100 आ जाएगा प्लस 4x अपॉन 100 इज इक्वल टू 7x अपॉन 100 आ जाएगा। इधर अगर मैं और सॉल्व करूं तो मेरे पास, अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आऊं तो इधर चला जाए तो अपने पास आ जाएगा 2100 7x अपॉन 100 माइनस 4x अपॉन 100। तो यहाँ पर कर रहा हूँ बाकी का सॉल्व। 2100 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x अपॉन 100। बाकी इतना आप कर ही लोगे, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 700, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पहुंच जाओगे तो अपने पास आ जाएगा 70,000। तो 70,000 अपना आंसर आ जाएगा। नहीं सॉरी, 60,000। कहीं गड़बड़ हो रही है क्या? देखो एक बार कैलकुलेशन से। मेरा यहाँ तक सही है, ये अपने पास आ गया, यहाँ पर 800 गया, यहाँ पर 3x आ गया। क्या पूछ रहा है इसमें? तो कुल बिक्री का पता लगाएं। कुल बिक्री आपको बतानी है। एक कंपनी, ये हो गया, यहाँ तक सही है अपना, ये अपने पास कंडीशन हो गई। और यहाँ पर अगर अपन ने 0 लगाया है तो 100 बच गया। यहाँ पर सॉल्व करा है तो अपने पास ये आ गया। ये बराबर होना चाहिए 7x अपॉन 100 के। और इधर अपने पास आ जाएगा, कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये अपने पास 21 हो गया। 21 का अपन कर रहे हैं तो यहाँ पर अपने पास 3x बचेगा। 3x अपॉन 100, 3x अपॉन 100 अपने पास आ गया। और ये अपने पास आ रहा है 2100। 2100 को ये कट रहा है 7 से, और यहाँ पर x आ रहा है 7000। ये 70,000 आ रहा है। एक बार करेक्शन देख लेना अगर कोई कैलकुलेशन वाइज हो। इक्वेशन बिल्कुल सही है। ये 7x x का 7% हो जाएगा, पहली कंडीशन। ये दूसरी कंडीशन, 3000 फिक्स सैलरी है, x के बाद जो 10,000 से ज्यादा का माल है उस पर 4% है। यहाँ पर 3000 प्लस 4x अपॉन 100 माइनस यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है? सॉरी, यहाँ पर ये 4, हाँ यहाँ गड़बड़ हुई है अपनी, कि 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा करेक्शन करना भाई, मैं थोड़ा सा एक बार रब कर रहा हूँ, और करेक्शन यहाँ पर अपन को पता चला है, कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इक्वेशन आपकी सारी सही है, बाकी आपकी इक्वेशन सारी सही है। तो एक बार करेक्शन कर लेते हैं इसको। यहां से देखो, जहां मैंने 100 लिखा था ना करेक्शन में, वहां पर अपने पास कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। बस, और कोई गड़बड़ नहीं है। तो मैं रेड पेन से कर देता हूं बाकी का जो करेक्शन है। देखो 3000 प्लस 4x अपॉन 100 माइनस 400। क्लियर हो गया? अब इसी इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूं कि यहां पर माइनस हो गया, तो ये अपन बोल सकते हैं 2600 प्लस 4x अपॉन 100, इसमें माइनस 800 कर दो,
और यहाँ पर 7x/100 कर दो, ये अपने पास हो जाएगा। ये अगर अपन हटा दें तो यहाँ पर 1800, ये माइनस हो जाएगा 1800, और इजिकल टू 3x, ये माइनस, ये 4x इधर जाएगा तो 3x/100 हो जाएगा। कैलकुलेशन की मिस्टेक हुई है तो ये अपने पास आ जाएगा 60,000। कैलकुलेशन देख लेना, बस वहां 100 की जगह अपने पास कितना होना चाहिए, 400 होना चाहिए। बाकी का कैलकुलेशन सीधा सीधा सा है, आपको कैलकुलेशन अपनी खुद की करनी है। तो ये दोनों चीज पैटर्न समझना, ये दोनों चीज अपनी सही है। ये दोनों इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन में 800 आप ऐड कर देना तो अपना आंसर आ जाएगा। इस तरह हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। के साथ क्वेश्चन है, द चार्ज पर आवर ऑफ इंटरनेट सर्फिंग इज इंक्रीज बाय 25%, देन द total percentage decrease in the time duration surfing of user who can afford only 10% increasing in expenditure। इंटरनेट सर्फिंग की प्रति घंटे शुल्क 25% बढ़ जाता है, तो एक उपभोक्ता सर्फिंग की अवधि को कितने प्रतिशत कम करे कि खर्चा केवल 10% बढ़े। एक बार आप अपने लेवल पर सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए आप बेसिक अपने पास जो 1 था उसका पार्ट 2 मैंने जो आपको बताया था उससे करें, फिर आप मेरा आंसर देखें। तो देखें एक बार, 100 की अगर आप इंटरनेट यूज करते हो तो आज भी अगर इंटरनेट यूज करना चाहते हो तो आप 125 देना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हो कि 125 तक अपना खर्चा ना बैठकर 110 तक बैठे, तो कुछ कम करना पड़ेगा। 15 कम करना पड़ेगा, 125 पर करना पड़ेगा, इंटू 100 का लगा हुआ, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास 5 का 25 आ जाएगा, 25 का ये अपने पास 4 आ जाएगा, यानी 12%। तो आपका आंसर आएगा 12%। इतना आसान सा क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। क्लियर है? आज हमने 10 क्वेश्चन करके देखे हैं और 10 क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। और कल वाली क्लास में कुछ और क्वेश्चन या पाई चार्ट से हम अगली स्टार्ट करेंगे। तो कल वाली क्लास में या तो मैं पाई ग्राफ ले लूंगा या फिर और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर मेरे को मिलते हैं तो उनको कर लेंगे। तो 2 दिन के बाद अपना ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा और ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। और इस तरह के जहां पर भी आपको क्वेश्चन मिले, मैं पीडीएफ कल आपको दूंगा, बहुत शानदार। उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है, आंसर की मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट क्लास में एक नए तरीके से, एक नई शुरुआत के साथ।